ये वीडियो मैं खास 3 तरह के लोगों के लिए लेकर आया हूँ। पहला, जो एकदम बिगनर्स हैं। दूसरा, जो हल्की फुल्की जानकारी रखते हैं और इसी वजह से कंफ्यूज है। और तीसरा, जिनको जानकारी तो है लेकिन कहीं ना कहीं हेजिटेशन यानी हिचक है। नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे। और मेरे साथ हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के फाउंडर पंकज मटपाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे पर। थैंक यू हर्ष। तो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है और ऐसे में यही सही वक्त होता है कि अपने जो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं उनके लिए एक बेहतर प्लानिंग करने की जरूरत होती है। और ऐसे में सबसे ज्यादा आपकी मदद करता है इस मामले में म्यूचुअल फंड्स। क्योंकि बच्चों की पढ़ाई हो, बच्चों की शादी हो या फिर आपका बुढ़ापा सुरक्षित करने की बात हो, ऐसे में म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बहुत काम की चीज है। और इसलिए इस मामले में मेरी मदद करेंगे पंकज जी। तो सर, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बिगनर से। तो सर, बिगनर्स को कहाँ और कब से शुरू करना चाहिए सर? देखिए, जितनी जल्दी शुरुआत हो सके उतना बेहतर है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो चाहे आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करें, लेकिन यदि उसको लंबा वक्त देंगे ग्रो करने के लिए, तो ये ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो इसके लिए आप ये ना सोचे कि जब बहुत सारा पैसा होगा तो उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे, बल्कि जैसे ही आपको पहली इनकम, चाहे वो सैलरी हो या कोई भी इनकम आए, जैसे आपकी इनकम स्टार्ट होती है, आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें। ठीक है सर। ये तो आपने पहला एक ज्ञान की बात बता दी कि जैसे पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती सर, वैसे इन्वेस्टमेंट की कोई उम्र नहीं होती। और उस हिसाब से जैसे अगर आपको पहली सैलरी मिलती है तो वैसे ही आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं सर। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि हम लोग करते हैं कि जब हमारी फैमिली में कोई नन्हा मेहमान आता है तो सही मायनों में जिम्मेदारियां तभी से शुरू हो जाती हैं सर। तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई की जो, क्योंकि आजकल पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, महंगाई ऑलरेडी महंगी है, बहुत ज्यादा हमको परेशान कर रही है। तो ऐसे में हायर एजुकेशन की बात की है, नॉर्मल एजुकेशन की, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल कोर्सेज हो, सब बहुत महंगे हैं। तो ऐसे में कैसे एक अच्छा कॉर्पस तैयार किया जा सकता है सर? बिल्कुल हर्ष, सही कहा आपने। देखिए, एक तो महंगाई बिल्कुल बढ़ ही रही है और आगे भी बढ़ेगी, लेकिन एजुकेशन में जो इन्फ्लेशन है वो और भी ज्यादा है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर प्लानिंग की बहुत जरूरत होती है। कई बार बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जब आप एजुकेशन की बात कर रहे हो तो फिर आप ट्रेडिशनल प्लान्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, जहां पर कि गारंटीड रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन गारंटी वर्ड सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन गारंटी उतने की हो कि वो आपके इन्फ्लेशन को बीट कर सके, आपको वेल्थ क्रिएट करने में मदद कर सके, तब तो सही है। लेकिन यदि आपको गारंटी मिल रही हो कि आपको किसी स्कीम पे 5-6% का रिटर्न मिलेगा, तो मेरे हिसाब से वो गारंटी आपके लिए फायदेमंद नहीं, नुकसानदायक साबित होगी, यदि आप बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स की। क्योंकि जब फ्यूचर में अगर आपको मालूम चलेगा कि पढ़ाई के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है और उतने इकट्ठे हो ही नहीं पाए, तो फिर फायदा क्या है। तो ऐसे में इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देने की क्षमता रखता है। गारंटी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद होती है, तो इस हिसाब से आप यदि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से शुरुआत करेंगे तो ये बेहतर होगा। हालांकि म्यूचुअल फंड्स, जैसा आप जानते हैं कि कई अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ फंड्स इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों की एजुकेशन की, तो यहां पर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और विशेषकर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स जो हैं वो काफी फायदेमंद होंगे। वहां पर आप जैसा आपने कहा कि घर में मेहमान आता है, बच्चा होता है, तो तभी से आप यदि एसआईपी करना स्टार्ट कर दें बच्चे के लिए, और समय समय पर उसे बढ़ाते भी रहें, तो डेफिनेटली बच्चे के एजुकेशन के लिए जब जरूरत पड़ेगी पैसे की, तो शायद आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ठीक है इकट्ठा हो सर। चुका होगा। तो सर, अब आपने ये तो बता दिया कि इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सर, उनके नाम भी बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए यहां पर वैसे तो आप क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूं डाइवर्सिफिकेशन की, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए। लेकिन अब यहां पर क्योंकि हर एक का अपना एक अलग रिस्क एपेटाइट होता है, अलग शायद समय भी होगा कितने समय के लिए आप करना चाह रहे हैं, ये शुरुआत में ही कर रहे हैं, तो आप मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स पर ध्यान दीजिए। जैसे कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड है। इस तरह के फंड्स को आप शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा भी यदि आप बाकी के लार्ज कैप, मिड कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो वो भी आपके लिए सही रहेगा। ठीक है। तो सर, क्या इसमें मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से भी शुरुआत की जा सकती है सर? बिल्कुल। देखिए, कुछ स्कीम्स में तो 100 रुपए, जिसे हम माइक्रो एसआईपी कहते हैं,
तो 100 रुपीज से भी स्टार्ट की जा सकती है, लेकिन करीब करीब सभी फंड्स में 500 रुपए तो संभव है ही। तो क्योंकि आपने सवाल यहीं से पूछा था कि कोई शुरुआत की दौर में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो हो सकता है कि बहुत सारा पैसा ना हो, और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि पहली बार म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं तो बहुत बड़ा पैसा नहीं, पहले शुरुआत छोटे से कर लेते हैं। तो बेशक आप 500 रुपए से 1000 रुपए से शुरुआत कीजिए और समय के साथ उसे बढ़ाते रहिए, ये बहुत जरूरी है। वही सर, मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि 3 तरह के लोग, तो लास्ट वाले जो लोग थे जिनको समझ तो होती है लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाते, जो आपने बोला, तो यही एक कारण होता है सर। चलिए सर, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों की शादी की। सर, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इस फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए आपको अच्छा खासी रकम की जरूरत होती है सर। तो ऐसे में सर इसकी प्लानिंग कैसे करें, कब से करें? बिल्कुल, देखिए जहां तक शादी का है, क्योंकि हमारे इंडिया में ये जिम्मेदारी भी पेरेंट्स की होती है कि उनकी शादी का भी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी सही पार्टनर ढूंढने से लेकर और पैसा खर्च करने तक काफी हद तक अभी भी इंडिया में वो पेरेंट्स के ऊपर है। तो इस हिसाब से जितनी जल्दी हो सके उसके लिए भी आपको शुरुआत करनी होगी। और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि लाइफ स्टाइल के हिसाब से भी खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। शादी का खर्च भी काफी होता है, और स्पेशली यदि बात की जाए लड़की की शादी, तो क्योंकि गहने वगैरह ये सब एक गिफ्ट के तौर पे देने का चलन है ही, और बाकी जो खर्चे हैं, तो उसके लिए भी क्योंकि आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, जहां भी आपको ऐसा लगता है कि वेल्थ क्रिएट करनी है, देखिए अगर आप पैसा सेव कर रहे हैं सिर्फ इमरजेंसी के लिए, जहां पर यह है कि आपको पैसा बढ़े नहीं लेकिन सेव तो रहे, तब बात अलग है। लेकिन जब वेल्थ क्रिएशन की बात आती है तो मैं हमेशा इक्विटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, और उस हिसाब से अब यहां पर भी आपको इस तरह के डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेहतर होगा। आप जैसे मैंने पहले भी स्कीम के नाम बताए थे, उसके अलावा कैनरा रूबिको फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही आप निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह के फ्लेक्सी कैप फंड्स में सर आप इनका रिटर्न कैसे है सर? अगर हम बात की जाए पिछले सालों की, सर कैसे रिटर्न दे रहे हैं? देखिए म्यूचुअल फंड्स में यदि रिटर्न्स की बात की जाए तो हमेशा आपको ही देखना चाहिए कि एवरेज क्या है। अब लास्ट 1 ईयर की बात करूं तो करीब करीब इन स्कीम्स ने 25% के आसपास का रिटर्न डिलीवर किया है। लेकिन हम यदि लॉन्ग टर्म की बात करें तो जरूर ऐसा भी है। अगर मैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात कर रहा हूं मान लीजिए, तो अगर आप 2021 में देखते तो लास्ट 1 ईयर में उसने 80% का रिटर्न दिया था, यानी कि 20-21 में 80% का रिटर्न था स्कीम का। तो ना तो मैं 80% लेके चल रहा हूं, ना मैं 25% की बात कर रहा हूं, लेकिन यदि आपको 12 से 15% का एवरेज रिटर्न्स यहां पे मिलते हैं तो भी बाकी जो ट्रेडिशनल स्कीम्स हैं उसके मुकाबले काफी ये बेहतर एफडी, है। पोस्ट ऑफिस स्कीम और उनसे तो लाख गुना बेहतर है सर। अगर आपको हाँ, बिल्कुल 15% भी मिल रहा है बिल्कुल तो बहुत बेहतर है सर। बिल्कुल हर्ष। और साथ में देखिए ना हर्ष, दूसरी बात क्या है कि हम हमारा मकसद क्या है कि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। तो यदि बिल्कुल सर। एजुकेशन में 10% का इन्फ्लेशन है मान लीजिए, या जनरल इन्फ्लेशन की बात करें कि एवरेज 7% का इन्फ्लेशन लेके चलिए, आजकल तो खैर इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन उस हिसाब से भी यदि आपको 12-15% मिल रहा है तो मतलब आप इन्फ्लेशन को बीट करते हुए, ईट कर पा रहे टैक्स को पे करते हुए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, और जो अमूमन हम भारतीय जो है वो इस बात पे ध्यान बहुत कम देते हैं, वो होता है बुढ़ापे की तैयारी करना सर। क्योंकि हम लोग सारी जिम्मेदारी निभा लेते हैं, बच्चों को पढ़ा लेते हैं, उनकी शादी कर लेते हैं, लेकिन अपनी तरफ ध्यान नहीं देते कि अपने बुढ़ापे के लिए कैसे प्लानिंग की जाए, कैसे एक फिक्स पेंशन तैयार की जाए। तो इन सब चीजों को लेकर हम बहुत ज्यादा नजरअंदाज चीजें करते हैं सर। तो ऐसे में सर आप सजेस्ट कीजिए कि कैसे हम रिटायरमेंट प्लानिंग करें। हर्ष, ये बहुत ही सही विषय है। एक्चुअली बच्चों की एजुकेशन और शादी के बारे में हमेशा लोग पहले ही बात करते हैं, रिटायरमेंट उनके प्लानिंग में लास्ट में आता है। जबकि मैं आपको एक बात बताऊंगा कि एजुकेशन के लिए लोन अवेलेबल है, मतलब आप प्लानिंग करें ना लेना पड़े अच्छी बात है, लेकिन बच्चों की एजुकेशन का लोन मिलता है, लेकिन रिटायरमेंट का लोन नहीं मिलता। तो इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको जितनी जल्दी हो सके वहां से शुरुआत करनी चाहिए। और साथ ही क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो फिक्स एज हो रिटायरमेंट की या ना हो, लेकिन 60-65-70 साल के बाद तो शायद एक्टिवली काम नहीं कर पाएगा, और आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो उस हिसाब से अच्छी खासी प्लानिंग करनी होगी, और यहां पर भी वेल्थ क्रिएट करना आपका मकसद है। लेकिन यहां पर देखिए, वैसे तो आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में कर ही सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्कीम्स हैं जो कि स्पेसिफिकली इस गोल के लिए बनी हुई हैं। उसमें फायदा ये होता है कि जब एक मकसद होता है, स्कीम जैसे कि
आईसीआईसी प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड इक्विटी प्लान, प्योर इक्विटी प्लान, तो या फिर एसबीआई रिटायरमेंट फंड, तो यहां पर क्या होता है कि इन स्कीम्स में एक नाम जुड़ा हुआ है रिटायरमेंट। हमने इसमें पहले भी एक बार चर्चा की है। तो इससे इन्वेस्टर क्या होता है कि लंबे समय तक जुड़ा रहता है। नहीं तो क्या होगा, आप प्लानिंग करोगे रिटायरमेंट की, लेकिन बीच में बच्चों की एजुकेशन के लिए जरूरत पड़ी, आपने विड्रॉ कर लिया, किसी काम की जरूरत पड़ी, विड्रॉ कर लिया। तो अगर आपका एक अलग से प्लानिंग रहेगी कि रिटायरमेंट के लिए आप स्पेसिफिकली इन स्कीम्स में कर रहे हैं, तो ज्यादा चांसेस है कि आप यहां पर लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे। और यहां पर जैसे मैंने कहा कि जैसे कि एसबीआई की बात करूं तो एसबीआई रिटायरमेंट फंड एग्रेसिव प्लान है, जो कि पूरा पूरा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है, या आईसीआईसी प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड प्योर इक्विटी प्लान है। तो इस तरह के स्कीम्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहें तो आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, जिनकी मैंने पहले चर्चा की थी, उन स्कीम्स से भी या और दूसरे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड से भी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यंग एज में जब शुरुआत करें तो ज्यादा एलोकेशन आपका इक्विटी स्कीम्स में हो, वही आपकी मदद कर पाएंगे। ठीक है सर। मतलब एक अगर आप एडवाइस कर पाए, कितना कितना परसेंट एलोकेशन सर इक्विटी की तरफ होना चाहिए सर? देखो हर्ष, अगर ये हम बात करें कि कोई व्यक्ति 25-30 साल की उम्र में स्टार्ट कर रहा है, तो उस टाइम पर तो मेरा ये होगा कहना कि आप 70 to 80% एलोकेशन जो है वो इक्विटी में कीजिए। यंग एज में तो क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड भी चाहिए, आपको एफडी जैसी चीजें भी हो सकती है चाहिए, डेट भी चाहिए। लेकिन अगर हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि लंबा नजरिया है, तो शुरुआत में आपका 70-80% एलोकेशन इक्विटी में होना चाहिए। लेकिन जैसे एज बढ़ती जाती है, मान लीजिए 40 साल की एज में मैं बात करूं, तो उस वक्त पर यदि इक्विटी में आपका 60% हो, बाकी का आपका 30% डेट में हो, 10% गोल्ड वगैरह में हो, तो अच्छा रहेगा। 50 ईयर्स की एज हो तो आपका 50% इक्विटी हो जाए और बाकी का डेट और गोल्ड इत्यादि में हो, तो इस तरह से। और जब आप रिटायर हो जाएं तो वहां पर 25-30% ही आपका एलोकेशन इक्विटी में रहे, बाकी का डेट में हो। तो इस तरह से जैसे एज बढ़ती जाए, आपका एलोकेशन इक्विटी में कम होता रहे, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। बहुत अच्छे से मुझे लगता है सर आपने हमारे व्यूअर्स को हर एक चीज समझाई होगी कि बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनकी शादी से लेकर रिटायरमेंट तक की कैसे वो प्लानिंग कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। पंकज सर, बहुत बहुत धन्यवाद बिजनेस टुडे के साथ जुड़ने के लिए। और आपको भी, हमारे सभी व्यूअर्स को आपसे गुजारिश है, हर बार की तरह हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आप भी बिजनेस से जुड़े हर एक अपडेट को सबसे पहले पा सके। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।